सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन समझाने जा रहे हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था और उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। CR दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के यानी अंदर ही अंदर कांग्रेस में बहस हो रही थी। तो इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर से बदल दिया। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं। इस आर्थिक मंदी के कारण कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों की अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। इसी समय ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, यानी भारतीयों की चलना ही नहीं थी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमेल सा ऐसा ऐलान कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी भारतीयों को स्वतंत्रता मिल जाएगी और वो अपने संविधान पर चर्चा करें। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था और इसी के लिए उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यानी मतलब हम असहयोग कर रहे थे पहले, अब हम हर चीज़ का विरोध करेंगे जो है। अब देखिए कैसा है वो। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए नमक यात्रा, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ मांगें सामान्य थी और कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक भिन्न भिन्न लोगों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी।
नमक का गरीब अमीर सभी इस्तेमाल करता है। 11 मार्च तक मांगों को मानवाने के लिए गांधी जी ने पत्र में लिखा। गांधी जी, यह पत्र एक चेतावनी की तरह था, गांधी जी का यह पत्र, लेकिन इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक सफ़र तय किया और गांधी जी ने इस यात्रा में रुक रुक करके सभाएं भी की और जहाँ भी वो रुकते थे, सभा करते थे, तो हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया उन सभाओं के माध्यम से और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से ये उस समय कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। यानी अब असहयोग और सविनय अवज्ञा में ये अंतर है। पहले तो वैसी चीज़ों का असहयोग कर रहे थे, लेकिन अब हम कानून का भी उल्लंघन करेंगे। सविनय अवज्ञा का मतलब हम कानून का भी उल्लंघन करेंगे। इस बार लोगों को अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के साथ साथ औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी कहा जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने लगे, मवेशियों को चराने लगे, जो वन आरक्षित होते थे, जिनमें घुसना मना होता था। तो इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में गांधी जी के साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गुस्साई भीड़ पुलिस की गोलियों का और सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना शुरू कर दिए। सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। सत्याग्रहियों, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया। लाखों लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता किया और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 1931 में लंदन गए। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ वार्ता न हो सकी और निराश वापस गांधी जी को लौटना पड़ा। यहाँ सरकार ने फिर से सख्त कदम उठाते हुए दमन करना शुरू कर दिया। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन 1934 तक आते आते आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। अब देखिए, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के नागरिकों की, भारत के लोगों की क्या सोच थी। सबसे पहले संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब देखिए, गरीब किसानों ने आंदोलन को क्या समझा। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टों पर खेती कर रहे थे, लेकिन महामंदी में नगद आमदनी गिरने लगी तो किसानों को ज़मीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उनका ये किराया माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया।
लेकिन अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती रही और इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब व्यावसायिक वर्ग की क्या सोच थी इस आंदोलन के प्रति? ये वर्ग विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे कि विदेशी आयात ना हो विदेशी वस्तुओं का, और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आपात में कमी आ जाए। उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई उनके साथ जोड़ी, लेकिन विशेष किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।